हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 जो है, इसकी जो तैयारी आपकी कंप्लीट बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, अपनी कंप्लीट करनी है, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे से आपकी जो है स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जो रीजनिंग की क्लास है दोपहर को 1 बजे आपको देखने को मिलती है। कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। इसी टाइम पे आपको क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा हो कंप्लीट करना है। डिस्क्रिप्शन में आएगा तो आपको हमारा इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन होगा। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो अपडेट है क्लास के रिगार्डिंग और एग्जाम के रिलेटेड आपको जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा, तो आप लोग जो है उसको ज्वाइन करके ठीक है। और एग्जाम से याद आया कि जो आपका फॉर्म है यूपी झारखंड बीएड का जो फॉर्म है, कल यानी कि टुमारो 8 मार्च को जो है लास्ट डेट है। तो जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा, यूपी और झारखंड बीएड वाले छात्र जिसको भी बीएड करना है, अपना फॉर्म जाके भर लीजिए, क्योंकि कल जो है उसका लास्ट डेट है। ठीक है, क्लियर सभी को। बिहार वालों का अभी कोई नोटिस नहीं आया है, जैसे ही आएगा आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद जो है राजस्थान का नोटिस आ गया है, तो राजस्थान वाले अपना जो है फॉर्म जाके भर लीजिए। इनका जो फॉर्म है 5 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ वालों का अभी तक कोई नोटिस नहीं आया, तो उनका भी जैसे आएगा उसे बता दिया जाएगा, तो वो लोग भी जो है बने रहेंगे हमारे साथ। जैसे ही आपको कुछ भी अपडेट आएगा आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है 76 नंबर से। तो जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन जो है वन के सबसे बड़े क्षेत्र बड़ा जो है क्षेत्र बताइए। भारत के निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन बहुतायत पाए जाते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका 77 नंबर बताइएगा राइट आंसर। समुद्री जल का औसतन खारापन कितना होता है बताइए। समुद्री जल में औसतन जो खारापन है साथियों कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.5% के आसपास होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। समुद्री जल में घुले प्रदूषण लवण आदि को जो है समुद्री जल की लवणता कहते हैं। इसकी औसत लवणता जो है 35 ग्राम लवण प्रति 1000 ग्राम जल होती है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। तो महासागरों में जो है 96.5% जल तथा 3.5% जो है लवण की मात्रा घुली रहती है। ठीक है, क्लियर से। तो इसी प्रकार समुद्र जल का औसतन खारापन आपका 3 कितना रहता है, 5% होता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे आपका क्या दिया गया है, बताने की कोशिश करेंगे। आपका 78 नंबर, निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मत क्या कौन सा है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, 1 मिनट। क्या पूछा है? गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है ब्याज का भुगतान। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जो है किया जाने वाला व्यय योजना व्यय कहलाता है। सामान्यतः सरकारें अपनी कल्याणकारी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास, सफाई, रोजगार सृजन, ग्रामीण विकास इत्यादि पर जो है व्यय करती है। इस योजनागत व्यय कहलाता है। ठीक है, यह योजनागत व्यय कहलाता है। दूसरी और ब्याज की अदायगी सब्सिडी और गैर योजना व्यय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, गैर योजनागत पूंजीगत व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद ब्याज का भुगतान होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 89 नंबर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका करेक्ट आंसर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है केंद्र सरकार का उच्च शिक्षा संबंधी निकाय है। यह मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करता है। इसकी सिफारिश जो है वर्ष 1948 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 80 नंबर बताइएगा आंसर का। कौन सा खनिज पठार भारत का जो है हार्ट लैंड ऑफ इंडिया के रूप में जो है जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। ठीक है, हार्ट लैंड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने वाला भारत का खनिज पठार आपका छोटा नागपुर पठार है। यहाँ पर जो है कोयला, तांबा, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर एवं लौह अयस्क का जो है विशाल भंडार है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 81 81 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर केंद्र में संघ कार्यपालिका में निम्न में से कौन होते हैं? बताइए, केंद्र में संघ कार्यपालिका में निम्न में से कौन होते हैं? तो केंद्र में संघ कार्यपालिका में आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री यानी कि मंत्रिमंडल होता है। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्री प्रधानमंत्री यानी कि मंत्रिमंडल होता है। तो ए, बी और डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। प्रत्येक मंत्री को संसद का सदस्य होना अनिवार्य होता है। ठीक है, अनुच्छेद 53 के अनुसार जो है भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है, परंतु वह नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। वास्तविक कार्यपालिका जो है प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में निहित होती है। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 82 नंबर, ध्यान से देखिएगा। किसी व्यक्ति को जो है भारत का एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के रिक्त स्थान के अधीन है। कौन से अनुच्छेद के अधीन है हमको ये बताना है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर साथी अनुच्छेद 5 से 11 के अधीन। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के अधीन है। यह भाग 2 के नागरिकता वाले खंड में वर्णित है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार जो है निम्न आधारों पर जो भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। या तो वो जन्म से यानी कि जो है भारत में पैदा हो उसका जो जन्म है भारत में होना हुआ होगा तो उसको जो नागरिकता मिल जाएगी। वंश परंपरा परंपरा द्वारा नागरिकता यानी कि उसका कोई भी वंश यानी कि उसके माता पिता या दादा दादी कोई भी अगर भारत का रहा होगा तो उसको जो है उसके बेस पर उसकी नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, देशीय कर द्वारा नागरिकता मिल सकती है, पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की जाती है, भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता प्राप्त की जाने की भूमि खरीद के जो है नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पंजीकरण के द्वारा भी आपको नागरिकता मिल जाएगी। नागरिकता की संपत्ति सरकार द्वारा छीनने, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने या परित्याग करने से की जा सकती है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। नागरिकता की जो समाप्ति है सरकार द्वारा छीनने से, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने या परित्याग करने से भी जो है इंडिया की नागरिकता जो है समाप्त हो सकता है। इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 33 काराकोरम की दक्षिणी सीमा पर जो है किस भारतीय नदी क्या है? काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों गिलगित। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। काराकोरम की दक्षिणी सीमा जो है गिलगित नामक भारतीय नदी से बनी है। काराकोरम एक विशाल पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला का विस्तार जो है पाकिस्तान, भारत और चीन के क्रमशः गिलगित, बल्तिस्तान, लद्दाख और शिजियांग क्षेत्रों तक है। यह भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में विस्तृत है तथा महान हिमालय का भाग है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 84 84 नंबर है। भारत का कॉम्टे किसे कहा जाता है? बताइए, भारत का कॉम्टे किसे कहा जाता है? तो भारत का कॉम्टे कहा जाता है आपका जीएस घुरिये को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका करेक्ट आंसर। भारत का कॉम्टे कहा जाता है जीएस घुरिये को। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों। है आपका 5वां नंबर प्रश्न। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। भारतीय पुलिस सेवा ठीक है, भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस के लिए नियंत्रण प्राधिकारी कौन होता है? बताइए, भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस के लिए नियंत्रण प्राधिकारी कौन होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों गृह मंत्रालय होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अर्थात यह सेवा गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। सामान्यतः सभी अभी अखिल भारतीय सेवाएं जो है गृह मंत्रालय के अधीन ही कार्य करती हैं। ठीक है, जितनी भी आपकी अखिल भारतीय सेवाएं हैं सभी जो है गृह मंत्रालय के अंदर ही कार्य करते हैं, उसके अधीन कार्य करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 86 86 नंबर। जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों
395, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें जो है 395 अनुच्छेद थे आपके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा आपका 87। गांधी जी को जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बताइए। गांधी जी को जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों CF एंड्रूज ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने के लिए एक ब्रिटिश CF एंड्रूज ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गांधी जी जो है 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे, ठीक है। इसी की याद में भारत में जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। वे जो है 1893 ईस्वी में जो है अफ्रीका गए थे, ठीक है। 1893 ईस्वी में भारत गए थे और 9 जनवरी 1915 को जो है वापस भारत आए थे, ठीक है। और उनको भारत लाने की भूमिका किसने निभाई थी, CF एंड्रूज ने, जो कि आपके एक क्या थे, ब्रिटिश, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेगा आपका 88 नंबर। खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा निम्नलिखित महासागरों में से किस या किन में होती है, बताइए। खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा है, निम्नलिखित महासागरों में से किस या किन में होती है, या तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अटलांटिक महासागर में, ठीक है। क्लियर है। खाड़ी प्रवाह एक आपका महासागरीय धारा है जो अटलांटिक महासागर या अंध महासागर में प्रवाहित होती है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, कहाँ दिया गया, अंध महासागर या तो अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, तो आपका करेक्ट आंसर। यह एक आपका गर्म जल धारा है, ठीक है। क्लियर से होगा यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका है 89। अर्थव्यवस्था की असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है, बताइए। अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों कीमतों में कमी के कारण, ठीक है। कीमतों में कमी के कारण जो है बढ़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन कीमतों में कमी के कारण बढ़ जाता है, अर्थात जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमत कम होती है तब असली मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों, आपका 90 नंबर। देकार्त के अनुसार ईश्वर का प्रत्यय क्या है, बताइए। देकार्त के अनुसार ईश्वर का प्रत्यय क्या है, तो देकार्त के अनुसार ईश्वर का प्रत्यय होता है स्वयं ईश्वर से उत्पन्न, ठीक है। देकार्त के अनुसार ईश्वर का प्रत्यय होता है स्वयं ईश्वर से उत्पन्न, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका 91 नंबर। लोकसभा की कितनी सीटें जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, बताइए। लोकसभा की कितनी सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 84 सीटें, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर। लोकसभा की 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, ठीक है। क्लियर है सभी को इसके बारे में। और 47 सीटें जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 92 नंबर। ब्लैक फुट इंडियन है क्या, बताइए। ब्लैक फुट इंडियन आपका क्या है, तो ब्लैक फुट इंडियन जो है उत्तरी अमेरिका की एक देसी जनजाति है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका की एक देसी जनजाति को जो है ब्लैक फुट इंडियन कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। रेड इंडियन जो है उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति है, ठीक है। क्लियर है। चलिए ब्लैक फुट इंडियन उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली एक देसी जनजाति है, और रेड इंडियन की बात करें तो आपका उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली एक आपकी प्रमुख जनजाति है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 93 93 नंबर। क्या देगा, पवन क्रियाएं छत्रक शैल बनाती हैं जो प्रायः कहाँ पर पाए जाते हैं, तो पवन पवन क्रियाएं अपरदन के कारण जो रेगिस्तान क्षेत्रों में छत्रक शैल बनाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर। पवन क्रियाएं जो अपरदन के कारण रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो है शैल छत्र का निर्माण करती हैं, या जो है छतरी के आकार के होते हैं। यदि कठोर चट्टानों के नीचे कोमल चट्टानों की परत हो तो पवन क्रियाएं द्वारा नीचे की कोमल चट्टानें अपरदित हो जाती हैं, जिससे कठोर चट्टानें छत्रक यानी कि छतरी की भांति दिखाई देती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 94 94 नंबर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। क्या देगा, 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन जो है ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया था, बताइए। 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन जो है ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों
ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को जो है भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद जो है भारत की सत्ता जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकल जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन सरकार ने भारत में सत्ता संचालन के लिए ब्रिटेन कैबिनेट में एक सदस्य को जो है भारत का राज्य सचिव नियुक्त किया। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 95 नंबर, 1720 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने रिक्त स्थान के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया था, बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 1720 ईस्वी में पारित कैलिको अधिनियम के तहत जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छींट के उपयोग पर जो है पाबंदी लगाने, ठीक है, लगा दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर 1720 ईस्वी में पारित कैलिको अधिनियम के तहत जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छींट के उपयोग पर जो है पाबंदी लगा दी गई थी। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 96 में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को जो है दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया था, बताइए। तो आपका अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए जो है, क्योंकि दौलताबाद जो है केंद्र में स्थित था, इसकी वजह से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए अपनी राजधानी को जो है दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। ठीक है, क्लियर। तो जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया गया आपका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 95 नंबर, ध्यान से देखिएगा। इनमें से कौन सा वर्ड जो है स्पर्श व्यंजन से संबंधित नहीं है, बताइए। इनमें से कौन सा व्यंजन जो है आपका स्पर्श व्यंजन से संबंधित नहीं है। तो ज्ञ ज्ञ आपका संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, ये आपका संयुक्त व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन नहीं है। क से लेके म तक ये आपके जो 25 होते हैं क्या है, स्पर्श व्यंजन होते हैं, इतने याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 90 फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, मतलब जो गलत तरीके से बोला गया वर्ड है उसको हमें बताएं। डिस्पोज, डिसीव, डिमोट, डिनोट। तो यहाँ पे जो डिसीव की स्पेलिंग है आपकी गलत है। ठीक है, सही स्पेलिंग आपकी DECEIVE होगी। ठीक है, तो ये वाला आपका गलत है, DECEIVE होगा। ठीक है, यहाँ पे IEVE दिया गया है, IEVE नहीं होगा, EIVE होगा। ठीक है, डिस्यू की स्पेलिंग क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 99 नंबर, अवधान के केंद्रीकरण का सबसे मुख्य आधार क्या है, बताइए। अवधान के केंद्रीकरण का सबसे मुख्य आधार क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों रुचि। ठीक है, अवधान के केंद्रीकरण का सबसे मुख्य आधार आपका रुचि है। अगला है आपका 100 नंबर, अ प्लेस फॉर डॉग्स इज कॉल्ड केनल। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। अब प्लेस फॉर डॉग्स केनल कहलाता है। ठीक है, जबकि हाइव जो है, हाइव आपके मधुमक्खियों के रहने के स्थान को कहते हैं, और एविरे जो है पक्षियों के रहने का स्थान कहते हैं, और स्टेबल जो है घोड़े के रहने का स्थान को कहते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को। हाइव जो है मधुमक्खियों के, स्टेबल जो है घोड़े के, और अराइव जो है किसके, तो अराइव जो है आपके पक्षियों के रहने के स्थान को, और केनल जो है कुत्तों के रहने के स्थान को केनल कहा जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को। तो चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे पूरी हो गई। आई होप कि आपको क्लास जो अच्छी पसंद आई होगी। तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार है तो चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक है, और आपको क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट में बता के जाइएगा। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।